तो चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। साथियों, आपको पता है कि 2026 में यूपी टेट 2, 3 और 4 जुलाई को आपका पेपर है। इस बार जो शिक्षक नौकरी पा चुके हैं उनके लिए भी टेट पास करना जरूरी है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी टेट पास करना जरूरी है। तो आपको इस बार टेट आपकी ज़रूरत है नौकरी पाने और बचाने के लिए। इसी ज़रूरत को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी क्लासेस पर डे चलती हैं। मैं सुचित सर आपको पर डे 9 बजे जो है हिंदी की क्लासेस देता हूं। चलिए, आज जो है हिंदी के क्लासेस में क्या क्या है, ये हमारी पूरी टीम है 1 से 5, 6 से 8 के लिए। तो आप देख सकते हो कैसे क्या करना है। तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। साहित्य से शुरुआत हो रही है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है कि चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन और मुल्ला दाऊद। ठीक है, बताना है आपको फटाफट। चलिए, अब देखिए, तो ये जो है चंदायन, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना, कितना है, मुल्ला दाऊद की रचना है। अब इसके संग यहाँ, ठीक है। अब ये जायसी क्या है, पद्मावत है। जायसी क्या है, पद्मावत है, बहुत फेमस है, पद्मावत है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग इसको जानते होंगे। ठीक है। मंझन का क्या है, मधुमालती है, मधुमालती है, मधुमालती है। ठीक है। अब यहाँ पर इनके बारे में जान लीजिए कि 1379 में इसकी रचना हुई थी, पहली चीज़ है। और राम कुमार वर्मा पहला प्रेमाख्यान काव्य मानते हैं, पहला प्रेमाख्यान काव्य मानते हैं, प्रेमाख्यान काव्य मानते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, आपको रखना है। ठीक है। हाँ, सूफी काव्य धारा का ध्यान रखिएगा। सूफी काव्य धारा का ऐसे पूछेगा, सूफी काव्य धारा का पहला ग्रंथ, सूफी काव्य धारा का पहला ग्रंथ इन्होंने माना है, पहला ग्रंथ इसने माना है। किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने। यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है। अब कुतुबन क्या हो गया, कुतुबन जो है मृगावती, कुतुबन क्या हो गया, मृगावती हो गया, मृगावती हो गया। ठीक है। तो लोर कथा, इसको ना कहीं कहीं ना ये लोर कथा भी इसको कहा, लोर कथा भी इसको कहा जाता है, लोर कथा या लोर कहा, ये भी आपको मिलता है। तो मुल्ला दाऊद, या मुल्ला दाऊद ये पहले व्यक्ति थे जो सूफी काव्य में, सूफी ग्रंथ में लिखे थे। और इसकी भाषा अवधी है, यानी जो भी सूफी लिखा गया ना, सब अवधी में लिखा गया है। ठीक है, अवधी में लिखा गया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे जो अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस नाम पे किया गया है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर और सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो आदिकाल की प्रवृत्ति है, सबसे पहले क्या आया, आदिकाल आया। ठीक है, आदिकाल भी इसका भी नामकरण बहुत हुआ। फिर भक्ति काल आया, फिर क्या आया, भक्ति काल आया, फिर रीतिकाल आया, फिर रीतिकाल आया, फिर आधुनिक काल आया। क्या आया, आधुनिक काल आया। इसी आधुनिक काल में कई सारी प्रवृत्ति हुई। एक भारतेंद्र युग हुआ जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा, एक द्विवेदी युग हुआ जो प्रभावी रहता है उस समाज में, उसी के नाम में पड़ता है। यानी द्विवेदी युग किसके नाम पे, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से यह हुआ है। ठीक है। अब चूंकि ऐसे किसी का नाम नहीं पड़ जाएगा, इन्होंने बहुत काम किया। इनकी एक पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, क्या थी, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। 1903 में इन्होंने कार्यभार संभाला था, 1903 में इसका संपादन किया 1903 में। ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया, तो 1903 में किया है। ठीक है। अब गले में थोड़ा बहुत दिक्कत है, बोलने में दिक्कत हो रही, हो सकता है आपको भाषाएं कुछ समझने में दिक्कत हो, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि गले में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन चूँकि नया नया भी शुरू हुआ है क्लासेस, तो इसलिए ज़रूरी हो गया। ठीक। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है गले में, बोलने में। क्लियर हो गया। सरस्वती पत्रिका 1903 में संपादन किया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप जान गए, बाकी इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अब कब से कब किया, 1900 से 1918 तक। ठीक है। जो सीमा है, एक चीज़ और जान लीजिए, द्विवेदी की जो सीमा है, ये जो इसकी समय सीमा है, समय सीमा जो है, ये भी पूछ लेता है। 1900 से 1918 ईस्वी तक हुआ है,
ये भी पूछ लेता है कि द्विवेदी युग का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़े आप। क्लियर, सबको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसमें दिखाई पड़ी थी। अब देखो, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, उसके बाद नया जो युग आता है वो छायावादी युग आता है, ठीक है। छायावादी युग, छायावादी युग की सबसे पहले किसमें दिखाई देता है, सबसे पहले दिखाई देता है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई देता है। यानी छायावाद का प्रयोग सबसे पहले अगर किसी में दिखाई देता है तो मुकुटधर पांडे में दिखाया जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है, यहाँ प्रश्न पूछा है रचना पूछा है, ध्यान सुनिएगा। छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किसमें दिखा, यहाँ ये प्रश्न समझिएगा। छायावाद की प्रवृत्ति अगर पूछेगा, छायावाद शब्द पूछेगा तब मुकुटधर पांडे में आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रवृत्ति पूछा है तो कविता पूछा है कि रचना, यहाँ रचना पूछ लेना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो प्रश्न ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो गया, चलिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें उत्तर देना है कि सुमित्रा तंत्र की कविताओं में देता है। यहाँ पे कविता रचना पूछ दिया है ना, ये छाया शब्द नहीं पूछा है, रचना पूछा है। जाति निवास कब लगेगा तो भैया बाद में बताऊंगा, अभी अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकी, हाँ, छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद, ध्यान सुनिएगा। छायावाद की प्रथम रचना, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के झरना में दिखाई दे, झरना में, ठीक है। यह भी परीक्षा में पूछेगा। देखिए एक एक चीज को ध्यान रखना है, बारीकी सुनना है, समझना है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, इसे छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, इसे छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। कई बार पूछा गया है छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो झरना को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। कोई दिक्कत आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी आपको तो, ठीक। इसके अलावा इसमें जो बातें हैं, और सुमित्रन की प्रथम छायावादी रचना, ये इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छावास है, ठीक है। प्रथम छायावादी रचना, ठीक है, प्रथम छायावादी रचना उच्छावास है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और प्रवर्तक, अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछेगा, छायावाद का प्रवर्तक। अगर छायावाद का प्रवर्तक पूछे तब देखिए, छायावाद का प्रवर्तक पूछे तो क्या लगाना है, मुकुटधर पांडे को लगाना है, मुकुटधर पांडे को लगाना है। क्लियर हो गया, समझ में आया। यानी यहाँ पर जो है छायावाद का प्रवर्तक क्या है, मुकुटधर पांडे। समझिएगा प्रश्न को, प्रश्न पूछ क्या रहा है। जैसे ये हाँ नहीं पूछ रहा कि छायावाद का प्रवर्तक, यहाँ पूछा छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले सुमित्रानंद पंत में दिखाई देती है, लेकिन छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद झरना का है, और इसे छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। उच्छावास जो है वह सुमित्रानंद की पहली छायावादी रचना है, और छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर कितनी सारी बातें आपको मैंने बता रखी हैं। अब देखिए, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवियों को प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था, ठीक है। अब देखो ये बताना है आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न नहीं है, घुमा के पूछा है, बस इतना ही है। प्रश्न क्या है, घुमा के पूछा है, ठीक। अब देखो अज्ञे जो है, अज्ञे क्या है, अज्ञे सच्चिदानंद हृदय वात्स्यायन अज्ञे, यानी राहों का अन्वेषी शब्द का प्रयोग किया है। तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। गलती क्या होगी, पहला तार सप्तक। बच्चे क्या लगाएंगे, पहला तार सप्तक में लगा के चले आएंगे।
बच्चे क्या करेंगे, मैं 90% बच्चों को जानता हूँ कि, हाँ गुड मॉर्निंग, कि गलती क्या करते हैं, पहला तार सप्तक का प्रयोग नहीं होता, केवल तार सप्तक का प्रयोग होता है, केवल तार सप्तक का, पहला तार सप्तक नहीं होता मेरे भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तार सप्तक, तो पहला तार सप्तक कब हुआ था, 1943 में, ठीक है। फिर 1951 में, 1949, 1951, 1959, ऐसे करके 4 हुए थे, ठीक, क्लियर हो गया। और अब पहले यानी चारों में जो है क्या होते हैं, साथ साथ कभी आते हैं। जैसे इसमें मैं बात करूं तो अज्ञेय शामिल है, क्योंकि अज्ञेय शामिल है, मुक्तिबोध शामिल है, ये भी पूछ लेता है आपके टीजीटी पीटी को पूछता है, मुक्तिबोध शामिल है इस सप्तक में। इसके अलावा गिरिजा प्रसाद माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, तमाम 7 कवि इसमें शामिल हुए हैं, यानी प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी कविताओं का संग्रह तार सप्तक में किया था 1943 में। कब, 1943 में, क्लियर हो गया। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमिषारय की, जयप्रकाश करदम की, शिवराज सिंह बच्चन की। ये सत्यम सत्यम सत्यम, चलिए आंसर करिए फटाफट। हाँ, 5वां प्रश्न है, अब देखो मोहनदास नैमिषारय है और 2 भाग में है, कितने भाग में है, 2 भाग में है, 2 भाग में है, ठीक है। पहली दलित आत्मकथा है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, पहली दलित आत्मकथा है, कई बार पूछा गया पहली दलित, 1995 में, 1995 में यहाँ लिखी गई थी। तो प्रश्न अगर पूछ ले ऐसे कि पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, तो क्या बताओगे, अपने अपने पिंजरे बताओगे, या ऐसे पूछ ले पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे के लेखक कौन है, मोहनदास नैमिषारय लिखा होगा। तो ये कितने भागों में है, 2 भागों में है, ठीक। तो भाई थोड़ा सा आज कर लेना, आज बहुत पढ़ाने में दिक्कत एक्चुअल में हो रही है, तो हो सकता है भाषा आपको बीच बीच में ना समझ में आए, क्योंकि गले में भी दर्द है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईदन्नम रचना किसकी है, ममता कालिया की, मन्नू भंडारी की, चित्रा मुद्दल की, मैत्रेयी पुष्पा की। जल्दी बताना है आपको। जल्दी बताइए भाई। चलिए, तो यहाँ पर जो है जो रचना है यह किसका है, मैत्रेयी पुष्पा की है। क्या है, मैत्रेयी पुष्पा की बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अन्य उपन्यासों में स्मृति दंश उपन्यास है ये। क्या है, पहली बार जानो, उपन्यास है ये, पहली बार जानो क्या है, उपन्यास है, ठीक है। हाँ, स्मृति दंश के अलावा जो है चाक झूला नट, चाक झूला नट, चाक झूला नट, और इसके अलावा जो है बेतवा बहती रही, नोट भी करते जाइए कॉपी लेकर के, बेतवा बहती रही, बेतवा बहती रही, इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरूर आप देख लीजिएगा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। इस समय रचना देख रहे हैं किस लेवल पूछ रहा है, आप देख सकते हैं, पुराने पेपर है, नया पेपर नहीं, पुराना पेपर है ये। चलिए जल्दी बताइए भैया।
जल्दी बताइए। तो भैया 100 अजान एक सुजान बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग आंसर उसका दीजिए ना, उत्तर क्वेश्चन सामने लिख कर कितने का है, जैसे 7वें का 7वें क्या होगा ये बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा, इनकी दो और फेमस है, नूतन ब्रह्मचारी तथा रहस्य कथा। यह अधूरा है, रहस्य कथा, ठीक है। दोनों या तीनों याद कर लो। इसके अलावा अगर आपको याद करना है धूर्त रसिक लाल मेहता लाल, धूर्त रसिक लाल जो है यह मेहता लज्जा राम शर्मा का है, मेहता लज्जा राम शर्मा का है, ठीक है, लज्जा राम शर्मा का है। क्लियर हो गया, नोट भी करते रहो आप लोग। इसके अलावा जो है निशाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है, ये किसका है, राधा कृष्ण दास का है, राधा कृष्ण दास का है, राधा कृष्ण दास का है, ठीक है। अब बताओ, बहुत अच्छा ये चौथा वाला है जगमोहन सिंह का, श्यामा स्वप्न क्या होगा, जगमोहन सिंह का, जगमोहन सिंह का, यानी 100 अजान। यहाँ पे चारों आपको देखने हैं, बताने हैं, तो मैंने यहाँ पे चारों लिख दिया, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, बताइए। इतने कठिन कठिन क्वेश्चन आपको टेट में पूछ रहा है, ठीक है। गोदान सबको पता है कि प्रेमचंद के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमचंद की, जो कि 1936 में लिखा गया था, ठीक है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोट की स्त्रियों को एक ही मंच में लाने का। यहाँ पे कवि पूछ रहा क्या कमी है, जल्दी बताइए। तो जो बी विकल्प है, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत लगभग विरोधी वातावरण के समेट लेने पर, यही जो है कसावट में कमी इनकी आई है। क्लियर हो गया। और इसको जानते हैं, प्रेमचंद ने जो है आदर्शमुखी एवं यथार्थवाद नाम दिया है। क्या बोला है, आदर्शमुखी, आदर्शोन्मुखी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यथार्थवाद, कि प्रेमचंद का गोदान किस कैसा उपन्यास है, यथार्थवाद है, आदर्शवाद है कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। क्लियर हो गया, कई बार परीक्षा में पूछा गया था। यानी जो शहरी, क्योंकि उसमें जानते हैं आपको कि इस उपन्यास में दो भाग चल रहा है, एक भाग शहर का चल रहा है, एक भाग गांव का चल रहा है। गांव में जाएंगे तो गोबर, झुनिया, धनिया ये सब चल रहे हैं, शहर में जाएंगे तो मेहता, मालती, डॉक्टर साहब ये सब चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सांस्कृतिक चीज़ों को दिखाना यह कठिन चुनौती हो गई है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको। अब देखो, इसका मैं किस्सा बताता हूँ। रामचंद्रिका, इस सारी रचनाएं इनकी है, पहले याद कर लो। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, ये चारों रचनाएं जो हैं किसकी है, केशवदास जी की हैं। अब इसमें जो है 39 प्रकाश हैं, 39 प्रकार है, सोचिए 39 प्रकाश में बांटा गया है, ठीक है। पूछेगा कितने प्रकाश में, 1601 ईस्वी में लिखा गया, 1601 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ है। अब इसके पीछे किस्सा क्या है, कहा जाता है कि केशवदास ने रामचरितमानस के विरोध में, यानी रामचरितमानस आपको पता है कि उस समय, इनके समय तक इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि वह घर घर वह किताब पूजी जाने लगी थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी किताबें लिखूंगा कि जो है रामचरितमानस को पछाड़ देगी। इन्होंने क्या किया, जैसे आप कभी घर जाइए और अच्छा सब्जी बनाने के चक्कर में इतना मसाला डाल दीजिए, इतनी सारी चीज़ डाल दीजिए, सब्जी का सत्यानाश हो जाता है। वही हाल रामचंद्रिका का हुआ, इतने ज़्यादा रस छंद अलंकार का प्रयोग कर दिया कि वह जो है, इनको संज्ञा मिल गई कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा मिल गई, कठिन काव्य का प्रेत। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, केशवदास को कहा जाता है। किसको, केशवदास को। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा,
ये भी पूछ लेगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ये सब जानते रहिए आप। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो जिन लोगों को न समझ में आ रहा पूछ लेगा हमसे। ठीक, अगला जो प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयुगात रस निष्पत्ति, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सूत्र किसका है। तो देखो एक बार जान लो, भारत मुनि, कुंतक, वामन और क्षेमेंद्र। ठीक है, यहाँ पर जो है किसका है, भरत मुनि का। इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र। सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है, नाट्यशास्त्र है। क्या है, नाट्यशास्त्र, याद कर लीजिए। और नाट्यशास्त्र में इन्होंने 8 रस माने हैं और 4 अलंकार माने हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे तो अलंकार जो हैं कई सारे हो गए हैं और रस 11 हो गए हैं, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रस और 4 अलंकार माने हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर जाइए थोड़ा सा यहाँ पर जो है 8 रस और 4 अलंकार माने हैं। ठीक है, अब इस संयोग देखिए जिससे, यानी इसका मतलब क्या है, विभाव। इसका मतलब क्या है, इसका मैं समझा रहा हूँ। विभाव, अनुभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, और व्यभिचारी भाव के संयोग से, संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। रस की निष्पत्ति हुई है, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर इन्होंने काव्य की आत्मा रस को माना। काव्य की आत्मा रस को माना। ठीक है, काव्य की आत्मा रस को माना। काव्य की आत्मा रस को माना। ठीक है, हर प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब समझिए, अब इसके अलावा जो है रस संप्रदाय के क्षेमेंद्र क्या है, औचित संप्रदाय के हैं। औचित्य संप्रदाय के, ठीक है, संप्रदाय के। ठीक, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, इसी को लेकर के 4 विद्वान जो है आपस में लड़ क्या गए, अपना अपना तर्क देने लगे, रस की निष्पत्ति किससे होती है। ठीक है, चलो, भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त, ये सब लोग। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, ए हो गया। अगला है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। थोड़ा सा शिक्षण से भी 1-2 प्रश्न पूछ लेगा। तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध वाचन उच्चारण कराना और उपरोक्त सभी। ये तो आप बता लोगे। भाई सीधी सी बात है कि एक शिक्षक के अंदर व्याकरण के ज्ञान भी होना जरूरी है, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान जरूरी है, शुद्ध उच्चारण का भी ज्ञान जरूरी है, यानी कुल मिला के उपरोक्त सभी जो है इसके लिए बेस्ट विकल्प है। इसके लिए बेस्ट विकल्प है आपका। ठीक है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अब देखो शिक्षण विधियां से भी प्रश्न आएगा। नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर नाटक के लिए सबसे अच्छा क्या है भैया, एक्टिंग करना। यानी जब आप नाटक की तैयारी करते हो तो अच्छा अभिनय प्रणाली का प्रयोग करते हो, यानी आप एक्टिंग करके तभी तो नाटक में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, प्रैक्टिस। ठीक है, दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और मुक्तिबोध। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, लोक मंगल का आचार्य कवि, लोक मंगल का आचार्य कवि, आचार्य कवि जो है कौन है? तुलसीदास है, तुलसीदास है। अब किसने कहा है, किसने कहा है, किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनकी रचना रामचरितमानस के आधार पर गोस्वामी जी को लोक मंगल की भावना, जब भी लोक मंगल आ जाए समझ लेना तुलसीदास की बात हो रही है, रामचंद्र शुक्ल ने वो बात कह रखी है। ठीक, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से दंत, चलो भाई अब जाके आपका व्याकरण शुरू हुआ है। दंत, दंत है, दंत पे नहीं है, दंत दंत कर दूं। ठीक है, दंत, दंत वर्ण है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। एक सूत्र मैंने बताया, तुलसा नाम दंत, तुलसा नाम दंत। ठीक है,
यानी तू मतलब त वर्ग, त थ द ध न, ल और स, ल और श किसमें आएगा, दंत यानी दांत के सहारे से बोले जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ आ कितना आ गया, क्या आ गया, आपका त आ गया, आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर बाकी और देख लो, ऋतु मूर्धा, तो ये मूर्धा में चला जाएगा, मूर्धा या मूर्धन में चला जाएगा, ये तालु में चला जाएगा। ठीक है, ये ओष्ठ में चला जाएगा, ओष्ठ मतलब ऊँट। तो आपको यहाँ पे सब क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आपका यहाँ पर चारों विकल्प आपका हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत होगा बता दीजिएगा। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। अब देखिए तत्सम मतलब क्या होता है, मैं बार बार कहता हूँ तत्सम, देखो उसको तोड़िए, तत् प्लस सम, तत् मतलब उसी, सम मतलब प्रकार। ठीक है, तत् मतलब हाँ, तत् मतलब सम उसी प्रकार, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी वैसे ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे दुग्ध, तो क्या हो जाएगा दुग्ध, अब इसका तद्भव क्या बनेगा, इसका तद्भव क्या बनेगा, दूध बनेगा, तद्भव क्या बनेगा, दूध बनेगा। तो दुग्ध क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, हाँ। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, ये प्रश्न बहुत कठिन है, इसको समझाना बहुत जरूरी है आपको, जो समझाएंगे पढ़ाते वक्त। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, व प्लस क प्लस त। ठीक है, ऐसा तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, क्लियर हो गया, व प्लस क प्लस त, वक्त हो गया। ठीक, हिंदी वर्णमाला में क से पहले क्या आता है, क आता है, यानी आपका यही आपका आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा जल्दी बताइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, एक शब्द है, क्या है, मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में अ किस वर्ण के पहले आता है, अन किस वर्ण के अंदर आता है, ये आपको बताना है। ठीक, ठीक है, तो भैया यहाँ आ के अंदर आएगा, अ आएगा, अनुमत कर दिएगा, ये अ जो है ये अ के पहले आएगा, अ इसके पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके उपकार को न मानने वाला, मतलब उपकार को मानने वाला होता है, ये उपकार को मानने वाला, ये उपकार को न मानने वाला, जैसे आप किसी के ऊपर उपकार करते हो, नहीं मानता है, तो कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। ठीक, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति शब्द से होगी, शिल्पकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का, यानी ताजमहल के विषय में बताना है आपको। तो यहाँ पर स्थापत्य कला का विशेष नमूना है, यानी ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था, आज भी लोग देखने उसको जाते हैं, उसकी जो है स्थापत्य कला को देख के दंग रह जाते हैं, कितना सुंदर बना हुआ है।
ठीक। व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देता है। अब इसका मतलब क्या, जल्दी बताइए। अब देखो, दुविधा, दुविधा जो है यह व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो आंसर आपका ए आ जाएगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय देखो, प्रत्यय जो होते हैं जो शब्दांश के अंत में लगते हैं, शब्दांश के अंत में, शब्दांश के अंत में प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, किसी शब्द के साथ लग करके अर्थ दे देते हैं। ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत होता है, एक होता है तद्धित होता है। कृत होता है, तद्धित होता है। जो धातु से बनते हैं, जो धातु से बनते हैं उन्हें हम कृत कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं, जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ लेखक, लेखक कौन सा प्रत्यय है? कृत है, तद्धित है? तो आप क्या जवाब दोगे? चलो फिलहाल में लेखक में क्या है? अक है, लेखक यानी क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? देखो इसमें शिक्षण का भी प्रश्न है। आप थोड़ा तकलीफ ज़्यादा है, मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, बहुत दिक्कतें हो रही पढ़ाने में। ठीक है। हाँ जल्दी छोड़ दूंगा, आज कल से क्लास रेगुलर रहेगी आपकी। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता और कर्मबद्धता। यहाँ गुण नहीं है पूछा, ये बताना है आपको। ठीक है। तो ये अशुद्धता आपका कोई काव्य का गुण नहीं है, इस काव्य का गुण है ही नहीं। ये तो आप नॉर्मल भी कर लोगे इसको कि कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। अन्य से अनन्य तक किसकी रचना है, ये बताना है। अन्य से अनन्य तक किसकी रचना है आपको यह बताना है। ठीक है। चलिए, तो पहली बात क्या है, ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। विधा जानिए, आत्मकथा है। ठीक है। तो प्रभा खेतान का किसका है? प्रभा खेतान का है, प्रभा खेतान का। क्लियर हो गया। आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा आपको क्योंकि थोड़ा पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है। फूल का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब देखो यह कौन सा अलंकार है? बहुत सिंपल सी बात है। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। इसकी पहचान क्या है? मनु या मनहु, जनु या जनहु, यानी मनु 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 जनु जनहु आपको दिख गया है। यानी फूल का सकल में छाई जनु वर्षा। अब जनु से पकड़ लीजिए, जनु से पकड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ना अर्थ समझने की आवश्यकता है। ठीक है। स्मार्ट वर्क है ये, आप कर ले जाओगे। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरद झुक झुक परत जिह चितवत एक बार। कई बार पूछा गया है हलाहल। अंग दर्पण रस प्रबोध। यह लाइन रसलीन की है और रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध धारक कवि हैं, रीतिबद्ध धारक कवि हैं। ठीक है। तो ये लाइन याद कर लीजिए, हर परीक्षा में पूछी गई है। अमी हलाहल मत भरे रसलीन का है, इनकी रचना है अंग दर्पण रस प्रबोध। ठीक है। अगला है आवारा मसीहा जीवनी किसका जीवन चरित्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनकी रचना है। ठीक है। जीवनी जब किसी के ऊपर लिखी जाती है उसे हम जीवनी कहते हैं। बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं। ठीक। और यह जो है यह किसने लिखा ये देखना है।
यह लिखा है विष्णु प्रभाकर, ठीक है। इसके जो रचना है आवाराम सिंह के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, लिखा है 1974 में लिखा है। और किसके जीवनी पे है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पे लिखा गया है। लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर ने 1974 में लिखा है, ठीक है। हाँ, पिता कहानी लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है यह आपको बताना है, ठीक है। फेस के इधर उधर इधर उधर, ठीक। इसके अलावा की जो रचनाएं कुछ और हैं, यात्रा क्षणजीवी, यात्रा क्षणजीवी, पिता, ये शेखर जोशी की रचना है। पिता क्या है? शेखर जोशी की रचना है, ठीक है। हिंदी नए चाल ढाली बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो ये टेट का पेपर है भाई, कोई मैं अपने से नहीं बना के आया हूँ, ये टेट का पेपर है। सोचिए टेट के पेपर में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो, अब किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कालचक्र नामक पुस्तक में, कालचक्र नामक पुस्तक में लाइन, कालचक्र नामक पुस्तक में यह लाइन बोला था, हिंदी नए चाल में ढली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए नहीं परेशान हो जाएंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? बहुत फेमस पंक्ति है, आपको बताना है। चलिए, तो ये क्या है? भगवती चरण वर्मा की है। क्या है? भगवती चरण वर्मा की यह लाइन है, भगवती चरण वर्मा की यह लाइन है, ठीक है, भगवती चरण वर्मा की। तो आज मैंने इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया क्योंकि अभी मैं इसको व्याख्या करता तो पूरे पढ़ाता, लेकिन आज मेरे दांत में बहुत दर्द है और गले में बहुत दिक्कत है, इसलिए जो है बोल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, तो आप समझ सकते हैं। तो कल जो है तबीयत मेरी ठीक रहेगी तो कल क्लासेज फिर से ही 30 प्रश्न कराएंगे और भी व्याख्या करेंगे। आज तो हमने व्याख्या कम किया, उतना व्याख्या में किया नहीं। अब ये देखो 8 से 9 CDP, 8 से 9 CDP चलेगी, 9 से 10 हिंदी चलेगी, 9 से 10 हिंदी चलेगी, 10 से 11 आपका संस्कृत चलेगा और 11 से 12 आपका SST चलेगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ भी चलेगा, एक साइड मैथ चलेगा, एक साइड SST चलेगा। जो मैथ वाले बच्चे होंगे मैथ में चले जाएंगे और जो SST वाले बच्चे हैं वो SST में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो फिलहाल में इतना आज ध्यान रखिएगा, टेट को ले करके नई नियमावली NEP 2020 कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है पर डे जुड़ जाइए। अब चूँकि आज थोड़ा मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा तो संस्कृत वाले सर अभी आएंगे तो वो जो है अपनी बातें बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक। तो आप लोग टेट की तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। पेपर का डेट आपके सामने ऑलरेडी है, 2, 3 और 4 जुलाई को, और लास्ट मार्च तक आपके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो आवेदन शुरू हो जाएंगे तो आप लोग जो है आवेदन का इंतजार मत करिए, अभी से पूरी तैयारी करके रखिए, ठीक है। नहीं तो बाद में गड़बड़ा जाएगा, अक्सर नहीं हो पाया, निकल नहीं पाया। अभी पढ़ने का समय है तो आप लोग अभी पढ़ सकते हो, क्योंकि आने वाले 10 साल बाद आपसे कहा जाएगा कि टेट की परीक्षा आपको पास करनी है तो आप नहीं पास कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय एक उम्र भी हो जाती है, प्लस समय नहीं मिल पाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपके पास समय है, अभी आप करंट में तैयारी कर रहे हो तो निकालना आपके लिए आसान है, ठीक। पेपर का लेवल देख सकते हो किस लेवल पे प्रश्न आपका यह पूछ रहा है। तो आप लोग जो है लेवल इसी लेवल पर प्रश्न पूछेगा, ठीक है, 6 से 8 वालों के लिए। तो आप लोग पर डे आ जाएगा, सब्सक्राइब कर देंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, ठीक, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो है ही, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे नंबर 96 28 95 92 37 पे कॉल कर सकते हैं। और यह बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मिलेगी। अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आपको मिलेगा, ठीक। तो चलिए आज इतना ही, क्योंकि अब मैं जाऊंगा सीधे डॉक्टर के पास और दवा लूँगा ताकि कल मैं आपको अच्छे से तैयारी करवा सकूँ। आज तो बहुत मुश्किल से मैं पढ़ा रहा था, बोलनी भी नहीं निकल पा रही है, दांत में और गले में दोनों जगह बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। हाँ, संस्कृत क्लास 10 बजे चलेगी, जाइएगा मत, अभी 10 बजे संस्कृत का शेड्यूल शुरू हो जाएगा।